हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर कई सारी जो प्लेलिस्ट या श्रृंखलाएँ होती हैं वो चलती हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित। कुछ समाप्त हो चुकी है, जैसे उत्तराखंड ज्ञान कोश है। इसमें हमने उत्तराखंड ज्ञान कोश की संपूर्ण पुस्तक जो डी शर्मा जी की है उसका अध्ययन किया था अलग अलग भागों में। इसके बाद देखिए एक सीरीज़ यहाँ पर चल रही है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर हम उत्तराखंड से विषय से संबंधित टेस्ट देखते हैं लगातार। और जो एक अन्य सीरीज़ में यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, उसका नाम है दोस्तों परीक्षावाणी। उत्तराखंड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है परीक्षावाणी। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल इस पुस्तक का रहता है। बहुत मतलब एकमात्र ऐसी पुस्तक है उत्तराखंड की जिसमें बहुत सारे फैक्ट आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पुस्तक बहुत बोरिंग लगती है, किसी को इतने सारे फैक्ट्स एक साथ पढ़ने का मन नहीं करता है, या किसी को अन्य कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए इस श्रृंखला को मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि धीरे धीरे आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ या समझ पाएँ। ठीक है, तो हम छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ लगातार इस पूरी पुस्तक को कुछ ही समय में ख़त्म कर लेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षावाणी पर पकड़ हो जाएगी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपकी परीक्षावाणी पर बहुत अच्छी पकड़ होनी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक का बहुत बड़ा रोल एग्ज़ाम में होता है। आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पता कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने परीक्षावाणी को ढंग से न पढ़ा हो। इसलिए दोस्तों ये सीरीज़ यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, इसका भाग एक आज लेकर आया हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा सहयोग करते रहिए, जिससे कि हम परीक्षावाणी पर अच्छी पकड़ बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला भाग, परीक्षावाणी भाग एक। संपूर्ण परीक्षावाणी श्रृंखला की शुरुआत है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परीक्षावाणी का पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, और पहले चैप्टर के जो फैक्ट है वही हम यहाँ पर देखेंगे। क्रम वाइज हम देखेंगे, ऐसा कुछ मतलब आगे पीछे नहीं करेंगे। पूरी किताब को संपूर्ण क्रम वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट है वो संबंधित है उत्तराखंड राज्य गठन से। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अगर हम राज्य गठन की बात करें तो उत्तराखंड के लिए राज्य का निर्माण के लिए जो विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया था वो था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था, जो उत्तरांचल राज्य विधेयक भी कहा जाता है। तो ये जो लोकसभा में पारित हुआ था, ये लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। इसके बाद ये राज्यसभा में गया था भारत की, और यहाँ पर 10 अगस्त 2000 को ये पास हुआ था। ठीक है, पारित हो गया था 10 अगस्त 2000 को। अब देखिए, अंतिम जो स्वीकृति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने भी स्वीकृत किया। तो ये बात आप याद रखिए कि जो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ, ये तीनों जो कार्य हुए ये हुए थे अगस्त के माह में 2000 में। ठीक है, 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में, और 28 अगस्त को जो उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति थे उनका नाम था KR नारायण। तो KR नारायण ने इस पर अंतिम रूप से अपने हस्ताक्षर किए और ये बात तय कर दी कि जो 9 नवंबर 2000 होगा उस दिन एक नवनिर्मित राज्य का गठन होगा जिसका नाम होगा उत्तराखंड। ठीक है, राज्य का नाम उत्तराखंड इसलिए रखा गया था कि मतलब ये राज्य जो है उत्तर का हिस्सा है, या जिन क्रांतिकारियों ने इसके लिए मांग की थी उन्होंने इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। उत्तराखंड नाम से इसकी मांग की थी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया था उत्तरांचल। लेकिन बाद में फिर जब 1 जनवरी 2007 का समय आया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया उत्तराखंड। उन शहीदों को समर्पित किया इस नाम को। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वह देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जो राज्यों का जो संघ है भारत, उसका 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले 26 राज्य भारत में मौजूद थे और 27वां राज्य उत्तराखंड बना था। हिमालय के एक हिस्से को काट कर ये राज्य बना था उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र था, इसलिए ये एक हिमालयी राज्य बना। और हिमालयी राज्यों की बात करें तो उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं बजट में प्राप्त होती हैं केंद्र सरकार से या केंद्र से, इसीलिए उत्तराखंड को भी हिमालयी राज्य बनाया गया। और देखिए, हिमालयी राज्यों की जो संख्या उस समय थी वो थी 10, तो उत्तराखंड बना था 11वां हिमालयी राज्य। ठीक है, 11वां हिमालयी राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था। जो पहला हिमाचली राज्य था दोस्तों, वो हिमालयी राज्य था दोस्तों, वो था असम। असम आज़ादी से पहले से एक हिमालयी राज्य हुआ करता था। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखते हैं।
अब देखिए उत्तराखंड के कुछ चिन्ह हैं किसी भी राज्य के या किसी भी देश को दर्शाने के लिए या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ चिन्ह उसके होते हैं जो उसकी पहचान होते हैं। तो उत्तराखंड के भी कई सारे चिन्ह हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य चिन्ह की, तो उत्तराखंड जो राज्य चिन्ह है उसे बनाया गया है उसे किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर से 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, जो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रही है 3 पर्वत चोटियाँ। इसके बाद इसके नीचे गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं, जो नदियों की 4 लहरें हैं वो इसके नीचे दिखाई गई है, ठीक है। और इसके ऊपर एक अशोक चिन्ह भी है, और जो अशोक चिन्ह है उसके नीचे जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है सत्यमेव जयते, ठीक है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो चिन्ह है वो अशोक के मुंडकोपनिषद जो है उपनिषद हमारा, उस उपनिषद का वाक्य है और सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो ये है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जिसमें 3 पर्वत चोटियाँ, गंगा की 4 लहरें और अशोक चिन्ह के साथ जो वाक्य है सत्यमेव जयते भी अंकित है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया राज्य चिन्ह। अब जो अगला हमारा मतलब पुष्प है उत्तराखंड के जो चिन्ह है उनमें आता है उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प या प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, देखिए दोस्तों, ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल की बात करें तो ब्रह्मकमल एक मतलब बहुत ही अधिक ऊंचाई पर, हिमालयी ऊंचाई पर खिलने वाला एक पुष्प है जिसका कुल है एस्टेरेसी। देखिए हर पौधे वनस्पति का एक कुल होता है, तो इस वनस्पति का जो कुल है वो है एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अर्थात वानस्पतिक जो नाम है वो है सोसूरिया अब्वेलेटा, ठीक है। सोसूरिया अब्वेलेटा इसका एक वैज्ञानिक नाम है। इसकी कुछ अन्य प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में होती है, मतलब लगभग इससे मिलती जुलती है, जिनका रंग इसी की समान होता है, जो हल्का बैंगनी होता है। तो वो 2 प्रजातियाँ हैं, फैन कमल और कस्तूरा कमल। फैन कमल और कस्तूरा कमल 2 प्रजातियाँ हैं जो ब्रह्म कमल के समान ही दिखती हैं। अब इन प्रजातियों की हम बात करें तो पहली जो प्रजाति है उसका जो फेन कमल है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, देखिए, ससुरिया ग्रामिनीफोलिया। देखिए ससुरिया तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो तो उसकी कुल का नाम हो गया, ठीक है। अगला देखिए, जो मैंने फैन कमल की बात की थी उसका वैज्ञानिक नाम था ससुरिया ग्रामिनीफोलिया, ठीक है। और कस्तूरा कमल का जो वैज्ञानिक नाम था वो था ससुरिया ग्रासोफिफेरा, ठीक है। तो आपको हल्का सा दिमाग लगा के इसको याद करना है, जबकि आपको जो हमारा ब्रह्म कमल है उसका तो याद रहेगा ही ससुरिया अब्वेलेटा, क्योंकि वो तो हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह है तो उनका तो पता होगा ही, ठीक है। तो अगला देखिए, अगर इस स्थानीय भाषा की अगर हम बात करें तो स्थानीय जो भाषा या स्थानीय लोग जो ब्रह्म कमल को कहते हैं वो कहते हैं कौल पद्म, या सिर्फ कौल भी से कहा जाता है, ठीक है। कौल पद्म या सिर्फ कौल, ठीक है, स्थानीय भाषा में से कहते हैं। इस पुष्प की अगर हम बात करें तो जो जुलाई से सितंबर का महीना होता है, बरसात के समय में ये हिमालय में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खिलता है जहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक बर्फ़ रहती है, लगभग 8 महीने 9 महीने तक यहाँ पर बर्फ़ रहती है, लेकिन बरसात में ये बरसात आने तक ये बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर ये पुष्प चट्टानी जो ज़मीन होती है वहाँ पर खिलता है, और 70 से 80 सेंटीमीटर बड़ा ये पुष्प होता है। काफ़ी यहाँ पर देखिए आप चित्र में दिख रहा है आपको। अगर हम बात करें ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल की जो प्रजातियां दुनिया या उत्तराखंड में होती है, तो उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां ब्रह्म कमल की होती है। 24 अलग अलग प्रकार के पुष्प ब्रह्म कमल की कुल से संबंधित होते हैं, जबकि संपूर्ण विश्व की बात करें तो 210 प्रजातियां संपूर्ण विश्व में ब्रह्म कमल की होती हैं, ठीक है। तो ये थे ब्रह्म कमल से संबंधित तथ्य दोस्तों। वैज्ञानिक नाम है ससुरिया अब्वेलेटा, कुल है एस्टेरेसी, ठीक है, और प्रजातियां हैं उत्तराखंड में 24, विश्व में 210। जबकि अगर फेन कमल का वैज्ञानिक जो नाम है वह है ससुरिया ग्रामिनीफोलिया, और कस्तूरा कमल का है ससुरिया ग्रासोफिफेरा, ठीक है। ये था हमारा राजकीय पुष्प। अगला है हमारा राजकीय पक्षी। देखिए जो हमारा राजकीय पक्षी है उसका नाम है मोनाल, ठीक है। मोनाल हमारा राजकीय पक्षी है। अगर हम बात करें मोनाल की, तो मोनाल हमारे राजकीय पक्षी होने के साथ साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी है, इसीलिए ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। पहले ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी हुआ करता था पहले, लेकिन अब ये नहीं है, उनका बदल चुका है। उनका जो राजकीय पक्षी है वो है जुजुराना। ये बिल्कुल मोनाल की तरह ही दिखता है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मोनाल की तरह दिखता है, लेकिन हल्के सा इसका कुल एक ही है, लेकिन प्रजाति थोड़ा अलग है मोनाल से। बल्कि ये जो इनका जो प्रजाति है वो तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा हट के ये है। जैसे होते हैं ना बहुत सारे पुष्प एक ही कुल के होते हैं, लेकिन उनकी प्रजाति थोड़ा अलग अलग होती है, तो ये भी एक ही कुल के पक्षी हैं जुजुराना या मोनाल, लेकिन हल्का सा इनमें डिफरेंस देखने को
मिलता है। लेकिन जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है वो तो मोनाल ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोनाल की, तो मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल कहा जाता है, ठीक है। मुन्याल या मन्याल, इसको मुनाल भी कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में। और इसकी स्थिति की बात करें तो 2500 मीटर से 5000 मीटर की जो ऊंचाई होती है। देखिए जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है या जो बुग्याली क्षेत्र, ये नीचे देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये बुग्याली क्षेत्रों में ही मिलता है जहाँ पशुचारण के लिए जाते हैं। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और उन क्षेत्रों तक जहाँ पर बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं 7-8 महीने तक, उन क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर देखिए इसमें भी 2 प्रकार के पक्षी होते हैं। जो मोनाल हम कहते हैं वो कहते हैं नर पक्षी को, नर जो होता है इनका या जो मेल होता है वही होता है मोनाल, जो ऐसे रंग बिरंगा दिखता है आपको सतरंगी सा, वो मोनाल नर पक्षी या कहें कि मतलब मेल होता है। और जो मादा होती है उसे डफिया कहा जाता है, और डफिया भूरे कलर की होती है, डफिया रंगीन नहीं होती है जो यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, डफिया भूरे कलर की होती है। जबकि जो नर होता है वो बिल्कुल रंगीन कलर का होता है। उसकी पूंछ आप देखते हैं हरी या केसरिया कलर की एक लंबी पूंछ होती है उसकी, और सर पर कलगी इसकी होती है। बहुत ज़्यादा शिकार इस पक्षी का होता है। वन्यजीव अधिनियम आया था जो भारत का 1972 में, उसके तहत इसके मतलब शिकार पर रोक लगी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा शिकार अभी भी हो देखने को मिलता है और लुप्त प्राय होने वाला पक्षियों में से एक माना जा रहा है मोनाल। बहुत जल्दी ये लुप्त हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका दोहन हो रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, ठीक है। अगला राजकीय चिन्ह देखेंगे हम। देखिए अगला जो राजकीय चिन्ह है वो है, देखिए उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश। बुरांश देखिए एक पुष्प है, लेकिन ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, न कि पुष्प, ठीक है। पुष्प है उत्तराखंड का ब्रह्मकमल, जबकि बुरांश है राज्य वृक्ष। बुरांश की हम बात करें तो बुरांश की जो स्थिति है वो है 1500 मीटर से 4000 मीटर तक। देखिए बहुत लंबा ये क्षेत्र है, 1500 मीटर से 4000 मीटर। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र पर किसी पेड़ का उगना उसकी मतलब पर्यावरण के साथ जो उसकी मतलब बदलने की क्षमता है उसको दिखाता है। बुरांश की जो काबिलियत होती है वो ये होती है कि वो 1500 मीटर पर भी उग जाता है और 4000 मीटर पर उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है जहाँ पर हिम बहुत ज़्यादा गिरता है वहाँ पर भी ये उग जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये खुद को प्रकृति के समान ढाल देता है। प्रकृति से जैसा वातावरण देती है ये उसी प्रकार का बन जाता है। जैसे कि जो 1500 मीटर पर ये खेलता है तो बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं 1500 मीटर के हिसाब से, और जो मध्य वाला हिस्सा होता है जो मतलब 2500 मीटर के आसपास, वहाँ पर ये और ऊंचे पेड़ हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर इसकी क्लाइमेट बहुत अच्छा इसके लिए बन जाता है। लेकिन जो इसके इससे आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इसके पेड़ छोटे छोटे होते जाते हैं, और जो सर्वाधिक ऊंचाई पर ये पेड़ होता है वहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे छोटे से मतलब इंसान की हाइट के बराबर ही इसके पेड़ होते हैं। और इसका रंग भी फूलों का लगातार चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है, सबसे नीचे ये रहते हैं लाल रंग के, उसके ऊपर ऊपर इसका कलर बिल्कुल निकलता जाता है, फेड होता होता जाता है, फिर ये गुलाबी हो जाता है, उसके ऊपर ये बैंगनी टाइप का हो जाता है, और जब अंत में ये सफ़ेद रंग का भी हो जाता है। तो इसके फूल भी अपना रंग लगातार बदलते हैं क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये वृक्ष इतने लंबे जो क्लाइमेट के अलग अलग स्तरों पर इसलिए उगता है क्योंकि इसने खुद को लगातार बदला है, ठीक है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है। अगला देखिए, अगला है उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड के राज्य पशु की बात करें तो वो है कस्तूरी मृग। देखिए एक घटना अगर आपको उत्तराखंड इतिहास की याद हो तो जब रुद्रचंद ने नागौर अभियान पे सम्राट बादशाह अकबर से भेंट की थी तो उनको बहुत सारे उपहार दिए थे। तो उनमें से जो वहाँ पर अबुल फजल का एक लेख मिलता है, उसने इसमें कहा था कि एक ऐसा जानवर उसने यहाँ पर दिया था जिसके 2 लंबे लंबे दांत हुआ करते थे। कहते हैं कि ये कस्तूरी मृग था। ऐसा उसने लिखा था कि कहते हैं कि इसे ये कस्तूरी मृग था और ये बहुत मतलब उच्च कोटि का जानवर था। तो ये उसी जानवर की बात हो रही है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता था। बहुत ही मतलब यूनिक ये पशु है। 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर तक इसकी स्थिति पाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस क्राइसोगोस्टर। मास्कस क्राइसोगोस्टर, स्थानीय भाषा में इसे मृग कहा जाता है, ठीक है। इसे मृग बहुत लोग कहते हैं, मृग रूप से इसका उच्चारण होता है। तो जो मास्कस क्राइसोगोस्टर या जो कस्तूरी मृग है
उसकी उत्तराखंड में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी बात करें तो इसके 2 लंबे लंबे दांत मुंह के नीचे से नीचे के लिए लटके होते हैं, मतलब इसके दांत जो होते हैं वो मुंह से बाहर होते हैं 2। सिर्फ मतलब कहते हैं कि बचाव के लिए ऐसा प्रकृति ने इसे दिया है, लेकिन कोई बचाव नहीं करते इसके दांत इसका अब तो देखिए ये है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग देखिए बहुत ज़्यादा दोहन कस्तूरी मृग का हुआ, इसको बहुत ज़्यादा मारा गया, तो इसीलिए इसके संरक्षण के प्रयास बहुत उत्तराखंड में हुए, क्योंकि ये विलुप्त प्राय होने लग गया था। होता क्या है कि इसमें एक द्रव मिलता है, जो नर कस्तूरी मृग होता है उसमें एक द्रव हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं कस्तूरी। तो ये कस्तूरी बहुत ज़्यादा ही सुगंधित मतलब तरह का द्रव्य होता है, इससे बहुत सारे इलाज भी होते हैं, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इसकी हत्याएँ हुई, इसका दोहन हुआ, इस मतलब ये संकटग्रस्त प्रजाति बन गई। तो इसलिए इसकी रक्षा के भी बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। अगर उन प्रयासों की हम बात करें तो उनमें देखिए जो प्रयास हैं वो हैं कस्तूरी मृग संरक्षण के जो प्रयासों में पहला प्रयास किया गया था वो किया गया था 1972 में। जो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग है उसके अंतर्गत कस्तूरी मृगों के संरक्षण का प्रयास किया गया था। इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1972 में। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ये है रुद्रप्रयाग चमोली में, ठीक है। अगला देखिए 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। पिथौरागढ़ के आसपास ये है, पिथौरागढ़ी में ये है लगभग। तो 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो अनुसंधान केंद्र था वो था क्या, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये की गई थी 1977 में। अगला जो प्रयास था वो था 1982 का। यहाँ पर एक जो कांचुला खर्क है वो चमोली में स्थित है, चोपता के ठीक नीचे, चमोली ज़िले में है जबकि चोपता रुद्रप्रयाग ज़िले में है। तो वहाँ पर कांचुला खर्क में क्या किया गया, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जिससे कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। किसकी, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जिससे कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। और 1986 में जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई वो की गई थी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में किसकी स्थापना की गई, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अब अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आज कहते हैं कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये एक अच्छी बात है कि जिन प्रयासों को किया गया था उनमें कुछ तो सफलता पाई, लेकिन उतना अधिक सफल अभी नहीं हो पाए कस्तूरी मृग को संरक्षित करने में, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए उत्तराखंड का जो ये पहला टॉपिक है परीक्षावाणी में, इसमें उत्तराखंड के जिलों का निर्माण क्रम भी दिया हुआ है कि कैसे उत्तराखंड के जिलों का निर्माण क्रम हुआ। तो इसको भी हमें यहाँ पर देखना है। हमने राज्य चिन्ह देखे, अब देखेंगे उत्तराखंड के जिलों का निर्माण क्रम। अगर हम बात करें दोस्तों 1815 से ईस्वी से पूर्व की, तो उस समय यहाँ पर शासन था गोरखों का एक ही शासन था संपूर्ण उत्तराखंड पे, एक ही क्षेत्र के रूप में शासन था, क्योंकि उन्होंने चंदों और परमारों को हराकर इस क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। तो 1815 ईस्वी से पूर्ण तो उत्तराखंड एक ही था, ठीक है। लेकिन जब 1815 में गोरखों को हराया अंग्रेज़ों ने, तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड को अपने सुविधा के हिसाब से तोड़ा। एक तो उन्होंने उस क्षेत्र को लौटा दिया जो उन्होंने सुदर्शन शाह से युद्ध के बाद देने को कहा था। तो शर्त के अनुसार उन्होंने सुदर्शन शाह को गढ़वाल का कुछ क्षेत्र दिया, बाद में उनसे गढ़वाल का अन्य जब वो टैक्स नहीं चुका पाए जो उनसे मांगा गया था, तो उसके बाद उनको भी गढ़वाल क्षेत्र के 2 हिस्से करा दिए, और एक क्षेत्र उनको दे दिया टिहरी रियासत और दूसरा अपने पास रखा कुमाऊं जनपद के अंतर्गत, ठीक है। तो उस समय थे 2 हिस्से, एक था कुमाऊं जनपद जिसके अंतर्गत गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र था जो अलकनंदा का दक्षिणी मतलब बाया क्षेत्र भी था, तो वो भी रखा गया कुमाऊं जनपद में, जबकि टिहरी रियासत को अलग कर दिया गया। तो 1815 में थे 2 जिले, 2 जनपद ही समझ लो, अगर टिहरी रियासत को भी जनपद समझे। देखिए 1844 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई। देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का जो अलग बनाया गया और वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल को उससे अलग किया गया 1844 में, ठीक है। तो ये था ब्रिटिश गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। देखिए यहाँ पर 1844 नहीं होना था, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है 1840। 1840 में हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल के मतलब मुख्यालय पौड़ी का गठन, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था और इस नए ज़िले की यहाँ पर स्थापना हुई थी, ठीक है, 1840 में। 44 यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो देखिए ये था ब्रिटिश गढ़वाल का पौड़ी ज़िला। इसके बाद देखिए 1871 में क्या किया, 1854 में क्या किया गया, कुमाऊं मंडल का जो गठन किया गया। तो कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ, 1854 में 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन हुआ, एक मंडल के रूप में से स्थापित किया गया।
और इसका मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित किया गया। कमिश्नर बेटन के समय की ये घटना है जब कुमाऊं मंडल का गठन करके उसका मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित किया गया 1854 की। ठीक है। अब 1871 में एक घटना हुई। 1871 में जो देहरादून क्षेत्र था उत्तराखंड का, उस देहरादून क्षेत्र को एक ज़िले के रूप में गठित किया गया और यहाँ से हटाकर, जो कि ये कुमाऊं मंडल था, इससे हटाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। इसे मेरठ जो मंडल था संयुक्त प्रांत का, उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, उस मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया प्रशासनिक सुविधा के कारण। ठीक है। क्योंकि ये बहुत दूर अंग्रेज़ों से हुआ करता था, टिहरी रियासत की जड़ में ये था, जबकि अंग्रेज़ शासन करते थे अल्मोड़ा से, तो इसलिए ऐसा किया गया, सुविधा के अनुसार उनके मेरठ मंडल को ये दिया गया। 1891 में क्या हुआ, 2 जिलों का गठन किया गया। सुविधा अनुसार 2 जिलों का गठन किया गया। ये 2 जिले जो गठित किए गए थे, इनमें से कुमाऊं के 2 जिले अल्मोड़ा और नैनीताल, मतलब कुल मिलाकर कुमाऊं जो मंडल, कुमाऊं जो क्षेत्र था, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया प्रशासनिक दृष्टि से, अल्मोड़ा और नैनीताल। दोनों की दोनों कुमाऊं मंडल की राजधानियां रह चुकी थी, अंग्रेजों की राजधानियां रह चुकी थी, इसलिए दोनों का विकास हो गया था, इसलिए इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ा गया 1891 में। अब आज़ादी तक उत्तराखंड में यही रहा। कुल मिला के आज़ादी की बात करें तो कुमाऊं में सिर्फ 3 ही ज़िले रहे थे। कुमाऊं में 3 ज़िले रहे थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल या पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये 3 ज़िले ही रहे थे, जबकि उत्तराखंड में सिर्फ 4 ज़िले, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और चौथा था टिहरी रियासत। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय उत्तराखंड में किया गया, मतलब उत्तराखंड के क्षेत्रों में किया गया, या कहें कि भारतीय संघ में किया गया। ठीक है। तो भारतीय संघ में जब टिहरी रियासत का विलय किया गया तो ये चौथा जिला था इस क्षेत्र का। ठीक है, मतलब सॉरी, ये इस क्षेत्र का चौथा जिले के रूप में बना। इससे पहले भी चौथे जिले के रूप में ही हम मान रहे थे इसे। ठीक है। तो ये 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ। 1960 का जब समय आया तो 1960 के समय में एक बात आई सीमांत राज्यों की, क्योंकि लगातार चीन से जुड़ी सीमा थी, इसलिए सीमांत राज्यों का गठन अनिवार्य था। तो 24 फरवरी की ये बात है जब 3 सीमांत राज्यों का गठन किया गया। जो हमारा पौड़ी जिला था, उस पौड़ी ज़िले से काट कर बनाया गया चमोली को, और जो हमारा टिहरी ज़िला था उससे काट कर बनाया गया उत्तरकाशी को, और जो अल्मोड़ा ज़िला था उससे काट कर बनाया गया पिथौरागढ़ को। आप समझ गए, टिहरी ज़िले से उत्तरकाशी और पौड़ी ज़िले से चमोली और अल्मोड़ा ज़िले से पिथौरागढ़ को अलग किया गया, और 3 अलग ज़िले 24 फरवरी 1960 को बने, जिन्हें सीमांत ज़िले कहा जाता है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके बाद 1969 का समय आया। जब 1969 का समय आया तो गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। अभी मैंने कहा कि 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था, लेकिन गढ़वाल मंडल का गठन इसके बहुत बाद हुआ। 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ और इसका मुख्यालय बना पौड़ी। ठीक है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो ये इस समय जो जिले आए, वो जो गढ़वाल में स्थित थे वही आए। कौन कौन गढ़वाल में स्थित थे, तो टिहरी गढ़वाल में स्थित था, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी, ये जो 4 जिले थे ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत इस समय आए, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। जबकि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत इस समय जो जिले थे वो थे नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, सिर्फ 3 जिले। ठीक है। अब देखिए, अब अन्य जिलों की बात आती है। तो 1975 में हुआ क्या कि जो देहरादून था, जिसको कि 1871 में देहरादून के मतलब मेरठ मंडल के अंतर्गत डाला गया था, उसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, उसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया 1975 में। ठीक है, गढ़वाल मंडल में। तो 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, मेरठ मंडल से हटाकर। तो कभी प्रश्न आए कि जो देहरादून था वो किस मंडल का हिस्सा रहा था संयुक्त प्रांत के, तो वो मेरठ मंडल का हिस्सा रहा था। ठीक है। जबकि जो हरिद्वार था, हरिद्वार सहारनपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था। तो सहारनपुर मंडल के इस हिस्से को काटकर 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1988 जो ईस्वी थी, इस दिन से इसका नया सृजन किया गया हरिद्वार जनपद के रूप में, और इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को। तो देखिए, ये भी याद रखना है कि ये सहारनपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था और इसे 28 दिसंबर 1988 को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो ये बना था गढ़वाल मंडल का 5वां जिला। ठीक है। अगली तिथि है 30 सितंबर की। 30 सितंबर 1995 को, 30 सितंबर 1995 को क्या हुआ, एक नए जिले का गठन किया गया। ये था तराई बावर का क्षेत्र, और इस जिले का जो नाम था वो था उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का गठन जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर 1995 को। ये बना चौथा जिला कुमाऊं का। ठीक है। तो अब कुमाऊं में थे 4 जिले और गढ़वाल में थे 5 जिले। इसके बाद देखिए, 15 सितंबर 1997 ईस्वी की बात है। तो 15 सितंबर 1997 ईस्वी को
2 नए ज़िलों का गठन हुआ या 2 नए ज़िलों का सृजन हुआ। ठीक है, ये जो 2 नए ज़िले के सृजित किए गए थे 15 सितंबर 1997 को, ये थे 2 ज़िले जो है चंपावत और बागेश्वर। दोनों हमारे छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे ज़िले हैं, मतलब चंपावत और बागेश्वर तो काफ़ी कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल वाले ज़िलों में आते हैं चंपावत एवं बागेश्वर। तो इनका जो सृजन हुआ कुमाऊं मंडल में 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ और अंतिम रूप से जो हमारा ज़िला बना है 16 सितंबर 1997 ईस्वी को। 16 सितंबर 1997 ईस्वी को क्या हुआ कि एक ज़िला बनाया गया, ज़िले का नाम था रुद्रप्रयाग ज़िला। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग ज़िला बना था 16 सितंबर 1997 ईस्वी को। तो कुल 7 गढ़वाल के ज़िले जो यहाँ पर बने थे, सबसे पहले मैं बोलता हूँ पौड़ी, उसके बाद आया टिहरी, ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी की हम बात करें, चमोली उत्तरकाशी, तो इसके बाद हरिद्वार और अब रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये कुछ ज़िले थे गढ़वाल मंडल के जिनका विकास क्रम ये रहा, और कुमाऊं मंडल के भी जिनका विकास क्रम कुछ इस प्रकार से है कि जो अंतिम ज़िले हैं वो हैं चंपावत एवं बागेश्वर। ठीक है, तो देहरादून को तो हम भूल ही गए, देहरादून भी एक ज़िला है गढ़वाल मंडल का, तो जिसको शामिल किया गया था कब 1975 में मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में। तो ये था उत्तराखंड के ज़िलों का विकास क्रम दोस्तों, और यही था हमारा आज का परीक्षावाणी का पहला वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए ध्यान से, जिससे कि आपको समझ आए, परीक्षावाणी का हर शब्द आपको याद रहे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। क्योंकि परीक्षावाणी आज तक सबसे कारगर पुस्तक है। इतने अधिक फैक्ट किसी भी बुक में नहीं है, चाहे उसके पेजों की संख्या 1000 से पार ही क्यों ना हो, लेकिन इस छोटी सी बुक में बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें हैं। इन्हीं पर हम लगातार बात करेंगे विस्तार से, जिससे कि आपको समझ आए, इंटरेस्ट आए और आप इस पुस्तक को आसानी से पूर्ण कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।